नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है वर्चस्व संप्रभुता की बदलती अवधारणा। आज हम वर्चस्व की राजनीति के अलावा संप्रभुता की बदलती अवधारणा के अंतर्संबंधों की विस्तार से समीक्षा करेंगे। साथ ही अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इसका विश्व राजनीति में पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा भी करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं रविशंकर, जो वर्तमान में एक न्यूज़ चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं, और मैं हूं निपुणिका शाहिद। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। वर्चस्व की अवधारणा की विवेचना, नई विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व, वर्चस्व से कैसे निपटें का विश्लेषण, संप्रभुता की अवधारणा की व्याख्या, संप्रभुता की बदलती अवधारणा का विश्लेषण। वर्चस्व की अवधारणा। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति और समूह हर समय अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है और हर प्रकार की ताकत प्राप्त करना चाहता है। किसी भी समूह का अध्ययन किया जाए तो उसमें एक बात ही चर्चा अवश्य होती है कि अमुक व्यक्ति बहुत ताकतवर है या वो ताकतवर बनने के लिए प्रयत्नशील है। विश्व राजनीति में यही स्थिति स्वतंत्र देशों की है। प्रत्येक देश अपने आप को सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश में है। यही कारण है कि यदि हम विश्व राजनीति का अध्ययन करना चाहें और उसे समझना चाहें तो उसके लिए हमें विभिन्न देशों के बीच शक्ति बंटवारे का अध्ययन करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम शीत युद्ध के काल को ले सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान विश्व में दो गुट शक्तिशाली थे, जिसमें एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ और दूसरे गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। विश्व इतिहास में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया और उसके बाद आज की दुनिया में एकमात्र शक्ति के रूप में अमेरिका ही बचा। जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था तब तक अमेरिका पर बहुत बड़ा दबाव था, लेकिन उसके विभाजन के बाद तो विश्व में अमेरिका का ही दबदबा शुरू हो गया। इस पूरी व्यवस्था को एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का केंद्र एक हो तो उसे वर्चस्व नाम दिया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का केंद्र एक हो तो भौतिकी शब्द एक ध्रुवीय के बजाय वर्चस्व शब्द का प्रयुक्त करना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। हेजेमनी शब्द प्राचीन यूनान से लिया गया है क्योंकि यूनान में एथेंस का बोलबाला था और अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस के प्रभुत्व को इंगित करने के लिए हेजेमनी शब्द प्रयुक्त होता था। आज पूरे विश्व पर अमेरिका की हेजेमनी कायम है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। शीत युद्ध की समाप्ति से ही अमेरिका की विदेश नीति और कूटनीति का केंद्र बिंदु पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगा था। आज ये धारणा प्रबल हो चुकी है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की परवाह किए बिना किसी भी राष्ट्र को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। अमेरिका ने अपनी आंतरिक उदार नीतियों को प्रोत्साहन दिया और अपने सहयोगियों के बीच अपनी नीतियों को वैध कराने का सफल प्रयास भी किया। अनेक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं जैसे वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि के माध्यम से वर्चस्व कायम किया।
नई विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व। नई विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। अब उसे टक्कर देने वाली शक्ति विश्व में मौजूद नहीं थी। शीत युद्ध के बाद वाले दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाने लगा। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अमेरिकी वर्चस्व प्रारंभ हो गया। कुछ हद तक कहा जा सकता है कि अमेरिकी वर्चस्व की झलक तो सन 1945 से ही नजर आने लगी थी, जो 1991 में स्पष्ट हो गई। प्रथम खाड़ी युद्ध और अमेरिका का वर्चस्व। इराक कुवैत विवाद में इराक का दावा था कि कुवैत इराक का ही एक क्षेत्र है और इसे पुनः इराक में शामिल करने का प्रयास किया गया। अतः इराक ने कुवैत पर हमला किया। इराक का कुवैत पर हमला करने का मुख्य कारण अपने आर्थिक दिवालियापन को दूर करना था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बहुत समझाने के बावजूद भी जब इराक नहीं माना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दी, जिसे नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया गया। इराक पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए तथा 34 देशों की 6,60,000 सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया, जिसमें 75% सैनिक केवल अमेरिका के थे। इस प्रकार देखा जाए तो ये युद्ध वास्तव में अमेरिका और इराक के मध्य था, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध, जो 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक चला, के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया। अमेरिकी जनरल नॉर्मन शॉसकॉफ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस युद्ध को 100 जंगों की एक जंग या सभी युद्धों की मां कहा है। इराकी सेना के जल्द ही पांव उखड़ गए और उसे कुवैत से हटना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से ये जग जाहिर हो गया कि सैन्य क्षमता और प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका विश्व के बाकी देशों से काफ़ी आगे निकल चुका है। इस युद्ध में अमेरिका के स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, जिसे लोगों ने घरों में टेलीविजन पर देखा। अतः इसे कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर की संज्ञा दी गई। बिल क्लिंटन का काल और अमेरिकी वर्चस्व। रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश भले ही प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने में सफल रहे हों, लेकिन सन 1992 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन से चुनाव हार गए। क्लिंटन लगातार 8 वर्षों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया और विदेश नीति के बजाय घरेलू नीतियों पर ज़्यादा ध्यान दिया, मसलन लोकतंत्र को बढ़ावा, पर्यावरण परिवर्तन, विश्व व्यापार में वृद्धि आदि। बिल क्लिंटन के दौर में सैन्य कार्रवाइयाँ। 1. युगोस्लाविया के विरुद्ध कार्रवाई। युगोस्लाविया के कोसोवो प्रांत में रहने वाले अल्बानियाई लोगों के आंदोलनों के कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो की सेना ने युगोस्लाविया पर बमबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप 2 प्रमुख परिवर्तन हुए। युगोस्लाविया में स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार का पतन हुआ तथा कोसोवो में नेटो की सेना का ठहराव हो गया। 2. ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। सन 1998 में आतंकवादी संगठन अल-कायदा, जिसका प्रमुख उसामा बिन लादेन था, को केनिया की राजधानी नैरोबी और तंजानिया की राजधानी दारुसलाम के अमेरिकी दूतावासों पर हमले का दोषी ठहराया गया और जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान स्थित अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से आज्ञा लेने या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की, जो विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाता है। 9/11 की घटना और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 को प्रातः 8:46 पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन पर विमानों के द्वारा जबरदस्त आतंकी हमला हुआ, जिसमें लगभग 3,000 लोग मारे गए। यह हमला 4 विमानों के अपहरण करने की योजना को अंजाम देने के बाद हुआ।
जिसमें 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए व तीसरा विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया तथा एक विमान जिसे कांग्रेस की मुख्य इमारत व्हाइट हाउस से टकराना था वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिरा। इस घटना की तुलना 1814 तथा 1941 की घटना से की। सन 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आतंक गतिविधियों को अंजाम दिया और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। पर्ल हार्बर होनोलुलु के पश्चिम में ओहाओ द्वीप पर एक लंगून बंदरगाह है। बंदरगाह का अधिकांश हिस्सा और आसपास की भूमि अमेरिकी नौसेना का गहरे पानी का नौसेना अड्डा है। यह अमेरिकी प्रशांत बेड़े का भी मुख्यालय है। 7 दिसंबर 1941 को जापानी साम्राज्य द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कठोर कदम उठाते हुए आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया और इसका मुख्य निशाना बने ओसामा बिन लादेन द्वारा संचालित आतंककारी संगठन अल-कायदा और अफगानिस्तान का तालिबान शासन। 9/11 के हमले में जिम्मेदार ठहराए गए अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन पर विजय पाने के बाद अमेरिका ने अपना ध्यान इराक की ओर केंद्रित किया और अमेरिका ने पूरी दुनिया में ये खबर फैला दी कि इराक अत्यंत घातक हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है, जिससे पूरे विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है। अमेरिका के नेतृत्व में 40 देशों के समूह ने, जिसे कोलिशन ऑफ विलिंग्स नामक दिया गया, जिसने इराक के विरुद्ध 19 मार्च 2003 को युद्ध छेड़ दिया, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया। वास्तव में इराक के पास ऐसे कोई घातक हथियार नहीं मिले जिससे विश्व शांति को खतरा हो। अमेरिका का इराक के विरुद्ध हमला करने प्रमुख कारण इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना था तथा इराक में अपनी मनपसंद की सरकार की स्थापना करना था। इस युद्ध में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए तथा इराक के लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। इस युद्ध से इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार का तो पतन हो गया, लेकिन अमेरिका इराक को शांत करने में सफल नहीं हो सका। अतः राजनीतिज्ञ सैन्य और राजनीतिक धरातल पर इस हमले को असफल हमला करार किया गया। वर्चस्व सैन्य शक्ति के रूप में। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका विश्व के अन्य देशों से काफ़ी आगे निकल चुका है। अमेरिका के पास ऐसे अचूक और घातक हथियार हैं जिससे वो घर बैठे दुनिया के किसी भी देश को निशाना बना सकता है। अमेरिका के नीचे के 12 ताकतवर देश अपनी सैन्य सुरक्षा पर जितना खर्च करते हैं, उससे अधिक तो अमेरिका अकेले खर्च करता है। अमेरिका का सैन्य व्यय $773 अरब और अन्य 12 देशों का मिलाकर सैन्य व्यय $500 अरब है और सैन्य अनुसंधान में भी अमेरिका दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी आगे है। वर्चस्व ढांचागत ताकत के रूप में। ढांचागत ताकत का संबंध अर्थव्यवस्था से है। अमेरिकी ढांचागत ताकत का सर्वोत्तम उदाहरण समुद्री व्यापारिक मार्ग, जहां अमेरिका समुद्री व्यापारिक मार्गों के आवाजाही के नियमों को तय करता है। इसके साथ ही इंटरनेट का आविष्कार भी अमेरिका द्वारा ही हुआ है तथा दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में 28% हिस्सेदारी अमेरिका के पास है तथा चीन के पास 5% और रूस और भारत के पास मात्र 2% हिस्सेदारी है। इस बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिका का आर्थिक ढांचा कितना मजबूत है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने ब्रिटन वुड प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियम तय किए गए थे जो अमेरिका ने अपने हितों के अनुकूल बनाए, लागू की, जो आज विश्व अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना है। वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में। सांस्कृतिक प्रभुत्व से आशय किसी देश के नागरिकों की जीवन शैली, विचारधारा, रहन सहन के तौर तरीके से होता है, जिसे अन्य देश भी अपनाने का प्रयास करते हैं।
अमेरिका का सैन्य और ढांचागत वर्चस्व के साथ साथ सांस्कृतिक वर्चस्व भी कायम है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नागरिक भी अमेरिका की भौतिक जीवन शैली से काफ़ी प्रभावित था। अमेरिका में प्रचलित नीली जीन्स से वहाँ का युवा वर्ग बहुत प्रभावित था। आज शिक्षित भारतीय युवा वर्ग अमेरिका में जाकर बसना चाहता है क्योंकि उसे वहाँ अपना भविष्य उज्जवल नजर आता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि वो सैन्य ताकत में सोवियत संघ को मात नहीं दे पाएगा, तो उसने ढांचागत और सांस्कृतिक प्रभुत्व को कायम करने का प्रयास किया और इसमें अमेरिका सफल रहा। वर्चस्व से कैसे निपटें? आज विश्व की एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिकी प्रभुत्व से हर कोई चिंतित है। हर राष्ट्र ये सोच रहा है कि अमेरिकी वर्चस्व कब तक चलेगा, कब इसे चुनौती दी जाएगी। लेकिन वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए लगता है कि निकट भविष्य में अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी चुनौतियां हैं। फिलहाल विश्व के अन्य देशों की आर्थिक स्थिति और सामरिक स्थिति से नहीं लगता कि निकट भविष्य में अमेरिकी वर्चस्व को कोई चुनौती दे पाएगा। जनसंख्या, संसाधनों की प्रचुरता और प्रौद्योगिकी क्षमता के आधार पर विकसित हो रहे भारत, चीन और रूस अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इन देशों के बीच आपसी मतभेद हैं। इसलिए कुछ कूटनीतिकारों का मानना है कि वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज़्यादा फायदेमंद होगी, जिससे देश अपनी आर्थिक वृद्धि दर, व्यापार की वृद्धि और तकनीकी का हस्तांतरण कर सकेंगे। फिलहाल बैंडवैगन नीति ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ लेना ही कारगर साबित हो सकती है। देशों के सामने एक विकल्प ये भी है कि अमेरिका के दबदबे से अपने को छुपा लें और यथासंभव उससे दूर रहें, ताकि अमेरिका के बेवजह क्रोध से बच सकें। चीन, रूस और सोवियत संघ ने ये नीति अपना रखी है। संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य बाह्य तथा आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हो तथा राज्य के अंदर की समस्त संस्थाएं उसके नियंत्रण में हों। वस्तुतः संप्रभुता राज का प्राण तत्व है, जिसके बिना राज्य मृतप्राय है। संप्रभुता ही वो तत्व है जो कि राज्य को मनुष्य द्वारा बनाए गए अन्य सभी संघों एवं संस्थाओं से सर्वोच्चता प्रदान करती है। बोदा और ऑस्टिन जैसे विचारकों ने राज्य के इस तत्व पर अत्यधिक बल दिया है। तथापि मैकाइवर जैसे बहुलवादी विचारकों ने संप्रभुता की अवधारणा का आलोचनात्मक विवेचन किया है। वे राज्य को एक महत्वपूर्ण संघ तो मानते हैं, किंतु उसकी सर्वोच्चता के दावे को खारिज करते हैं। वेस्टफोलिया व्यवस्था। आधुनिक संदर्भ में राष्ट्र राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत सर्वप्रथम 1648 में वेस्टफोलिया समझौते के तहत अपनाया गया। इस संधि से यूरोप में 30 वर्षों के युद्ध का अंत हुआ तथा यह निर्णय लिया गया कि सभी देश एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करेंगे और कोई भी देश अपने भू क्षेत्र के अंदर की नीतियों के निर्धारण एवं विदेशी मामलों के संचालन के संदर्भ में पूर्णतः स्वतंत्र समझा जाएगा। आधुनिक राज्य के बारे में जो बात नहीं बदली वो संप्रभुता से जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास लगभग राष्ट्र राज्य की विकास यात्रा के साथ साथ हुआ है। इसकी स्थापना के अनुसार सभी संप्रभु राज्य अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक समान हैसियत रखते हैं और उन्हें संप्रभुता की दृष्टि से समान समझा जाना चाहिए। मध्य युग में यूरोपीय गणराज्य राज्य न होकर चर्च का एक विभाग मात्र बनकर रह गए थे। 14वीं शताब्दी में चले कॉन्सिलियर आंदोलन, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप मध्ययुगीन पोपशाही का अंत हुआ और धर्मनिरपेक्ष एवं मानवतावाद की नई विचारधारा का जन्म हुआ। विज्ञान की उन्नति ने जागरूकता पैदा की। इसके अलावा औद्योगिक विकास ने सामंतों के स्थान पर एक नए वर्ग को जन्म दिया। यही वो समय था जब यूरोप के देश, विशेषकर इंग्लैंड और फ्रांस के शासकों ने पोपशाही का नियंत्रण अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप राज्य के साथ प्रभुसत्ता एक अनिवार्य तत्व के रूप में जुड़ गया।
यूरोप के लोग अब अपने आप को सबसे पहले फ्रांसीसी या अंग्रेज के रूप में मानने लगे। ईसाई के रूप में पहचान गौण हो गई। इस प्रकार राष्ट्रवाद के नए तत्व का उदय हुआ एवं संप्रभुता जिसकी अनिवार्य अंग बन गई। आधुनिक राज्य प्रभुसत्ता संपन्न राज्य हैं। यही वो तत्व है जो राज्य को अन्य मानवीय समुदायों जैसे परिवार, चर्च, विद्यालय आदि से अलग करता है। इसका स्थान राज्य की सर्वोच्च सत्ता में निहित है। इस प्रकार संप्रभुता एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है जो सभी व्यक्तियों, समुदायों, वर्गों, वस्तुओं, वर्ग हितों, समूहों और संस्थाओं को नियंत्रित एवं नियमित करती है। आधुनिक समाजों में राज्य इस शक्ति का धारक माना जाता है। संप्रभुता के आंतरिक स्वरूप के प्रश्न पर राजनीतिक सिद्धांत के दायरों में काफी बहस हुई है। दरअसल संघात्मक चरित्र वाले आधुनिक राज्यों में आंतरिक संप्रभुता का केंद्र तय करना बहुत मुश्किल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे संघात्मक राज्यों में सरकार 2 स्तरों में विभाजित है और प्रत्येक स्तर के पास अपने स्वायत्त अधिकार हैं। इस प्रकार के राज्यों में संप्रभुता केंद्र और परिधि के बीच साझेदारी के रूप में उभरती है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई अविभाजित संप्रभु है तो वो है संविधान, जो केंद्र को भी संप्रभुता संपन्न बनाता है और राज्यों को भी। बाह्य संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी राज्य की हैसियत का प्रमाण है। इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं कि किसी राज्य में आंतरिक संप्रभुता पर विवाद चलता रहता है, पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी बाह्य संप्रभुता का आदर किया जाता है। वैसे भी लोकतंत्रों के युग में आंतरिक संप्रभुता के मसले अब इतने ज्यादा अहम नहीं माने जाते, पर बाह्य संप्रभुता का प्रश्न पहले से ही कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं जिनमें एक देश की संप्रभुता का दावा दूसरे देश की तरफ से अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती के रूप में देखा जाता है। फिलिस्तीनियों द्वारा अपने संप्रभु राष्ट्र के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन इजरायल को अपनी संप्रभुता के ऊपर खतरे के रूप में देखा जाता है। संप्रभुता की बदलती अवधारणा। दूसरे विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद खासकर वैश्वीकरण के इस वर्तमान दौर में संप्रभुता की अवधारणा बिल्कुल बदल गई है। कहने को तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद खत्म हो गया, लेकिन उसके स्थान पर नव उपनिवेशवाद ने ले ली और नव स्वतंत्र राष्ट्रों और विकासशील देशों के संप्रभुता पर शक्ति संपन्न महाशक्तियों द्वारा गहरा चोट पहुंचाया जाने लगा। यूरोप के देशों ने एक लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना साम्राज्यवादी जाल फैलाकर उनका राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया, लेकिन उन देशों में उभरने वाले स्वतंत्रता आंदोलन ने साम्राज्यवादी देशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के देश एक एक करके साम्राज्यवादी चंगुल से मुक्ति पाने लगे। जब साम्राज्यवादी शक्तियों को अपने दिन लत्ते नजर आए तो उन्होंने औपनिवेशिक शोषण के नए नए तरीके तलाशने शुरू कर दिए। उन्होंने इस प्रक्रिया में उन देशों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आर्थिक साम्राज्यवाद का सहारा लिया। स्वतंत्र होने के बाद नवोदित राष्ट्र इस स्थिति में नहीं रहे कि वे अपना स्वतंत्र आर्थिक विकास कर सकें। उनके आर्थिक विकास में सहायता के नाम पर विकसित साम्राज्यवादी देशों ने डॉलर की कूटनीति, डॉलर डिप्लोमेसी यानी अमेरिकी पूंजी का प्रयोग करके उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और धीरे धीरे वे नए साम्राज्यवाद के जाल में इस कदर फंस गए कि आज तक भी वे विकसित देशों के ही पराधीन हैं। इस व्यवस्था को नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व स्थापित है, इसलिए उसे ही सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्यवादी देश कहा जा सकता है। उसकी पूंजीवादी व्यवस्था के लक्ष्यों का हित साधने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत हैं। मौके बेमौके अमेरिकी सरकार उनकी मदद के लिए मौजूद रहती है। इराकी युद्ध का सीधा संबंध वहां की तेल संपदा पर अमेरिकी कब्जे से था, जिसके लिए इराकी जनता को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों इराकी एक तरह से पूंजीवादी उपनिवेशवादी के शिकार हुए। अमेरिका विकासशील देशों में हर कीमत पर, यहाँ तक कि शस्त्र बल के द्वारा भी अपने हितों की उपयुक्त व्यवस्था कायम करने की दृष्टि से उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार ग्रहण कर लेता है। इसका प्रमाण है ईरान इराक युद्ध,
लेबनान और ग्रेनाडा का युद्ध, अफगानिस्तान निकारागुआ का अघोषित युद्ध, इराक और अमेरिका और उसके समर्थक देशों का युद्ध इत्यादि। यहाँ तक कि अमेरिका और विकसित देशों के समूह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मानवाधिकार, पर्यावरण आदि जैसे वैश्विक चिंता को राज्यों की संप्रभुता के बारे में जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानून और करार हैं, उनसे श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देना असंभव हो चुका है। अमेरिका जो चाह रहा था हो रहा था और कई मायनों में आज भी कर रहा है, कहीं जनसंहार के हथियारों के बहाने तो कहीं लोकतंत्र को बचाने के नाम पर। उसके इशारे पर चलने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन देशों को जिनसे वह सहमत नहीं है आर्थिक पाबंदियां लगवा रहा है। क्यूबा, लिबिया के बाद ईरान इस नीति का ताज़ा उदाहरण है। दरअसल अमेरिका द्वारा तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जिस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है और पश्चिमी दुनिया के अनुरूप बनाया जा रहा है, उससे उसके नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के इरादे का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इस नई विश्व व्यवस्था ने तो संप्रभुता की पूरी अवधारणा ही बदल कर रख दी है। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं। वर्चस्व की अवधारणा की विवेचना, नई विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व, वर्चस्व से कैसे निपटें का विश्लेषण, संप्रभुता की अवधारणा की व्याख्या, संप्रभुता की बदलती अवधारणा का विश्लेषण। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।
नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नियम, उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादन और रिटर्न के नियम, राजस्व और कीमत। ये सभी अर्थव्यवस्था एवं व्यापारिक संगठनों को समझने के लिए बुनियादी तत्व हैं। इनके बिना आर्थिक ढांचे को समझना मुश्किल है। आज हम माइक्रो अर्थशास्त्र के इन सभी प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं हिमांशु डबराल, जो लंबे समय से पत्रकारिता और अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, और मैं हूं साक्षी मांडवाल। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझना, उपभोक्ता का व्यवहार एवं उसकी विशेषताएं, उत्पादन के सिद्धांत, उत्पादन और लागत की सापेक्षता को समझना, रिटर्न ह्रासमान के कानूनी अर्थ, उत्पादन के कारक, राजस्व क्या होता है, लागत से संबंधित प्रमुख अवधारणा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और उपभोक्ता के व्यवहार तथा उत्पादन एवं लाभ के नियम एवं राजस्व और कीमत यानी लागत को समझना व्यापारिक संगठन की समझ के लिए बुनियादी तत्व है। इन्हें समझे बिना किसी भी व्यापार को वैज्ञानिक स्वरूप में करना अथवा उसकी योजना बनाना संभव नहीं है। उपयोगिता का उपभोग से सीधा संबंध है। उपभोग जैसे जैसे बढ़ेगा, अर्थात व्यक्ति की जरूरत जैसे जैसे पूरी होती जाएगी, उसका आग्रह घटता जाएगा। इसलिए किसी ढाबे में जब व्यक्ति खाना खाने जाता है तो आरंभ में थाली एवं कटोरियों में खाना भरपूर मात्रा में परोसा जाता है। धीरे धीरे कुछ कौर खाने के बाद जब कोई सब्जी अथवा दाल थाली में घट अथवा खत्म हो जाती है तो उसकी प्रतिपूर्ति उपभोक्ता की जरूरत के अनुसार अथवा पहले से कम मात्रा में की जाती है। इसकी वजह है कि खाना खाने से जब पेट भरने लगता है तो उन वस्तुओं की अतिरिक्त जरूरत भी खुद ही घट जाती है। उत्पादन एवं लाभ के नियम भी उत्पादन लागत तथा उपभोक्ता द्वारा उपभोग की आदतों पर आधारित हैं। उत्पादक को किसी भी वस्तु के उत्पादन में अनेक संसाधनों को एक स्थान पर जुटाना पड़ता है और उनका समुचित उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। इस समुची प्रक्रिया में होने वाले श्रम, जोखिम और पूंजी के आधार पर ही लाभ की दर तय की जाती है। लाभ की दर ना तो इतनी अधिक रखी जा सकती है कि उसे मिलाकर उत्पादित वस्तु का मूल्य बाजार में अप्रतियोगी हो जाए और ना ही इतनी कम कि वह उद्यम अलाभकारी हो जाए। राजस्व और कीमत भी उत्पादन प्रक्रिया के बुनियादी उपादान हैं और इनका सही आकलन किए बिना यदि कोई व्यापारिक फैसला किया जाएगा तो उसमें घाटे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए राजस्व की पेचीदगी को सरकारी राजस्व नीति, राजस्व उगाहने के लिए आरोपित विभिन्न करों की दरों व उनके प्रभावों के सटीक आकलन द्वारा समझ ही आत्मसात किया जा सकता है। उसके बाद उत्पादन कीमत अर्थात लागत का आकलन करना सरल हो जाता है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में करों की कड़ी भूमिका है। इसलिए कीमतों के सही आकलन के लिए उत्पादन संबंधी उपरोक्त सभी उपादानों को समझना आवश्यक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है वह अन्य वस्तुओं के अपरिवर्तित रहने पर उसकी मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। मनुष्य जब किसी वस्तु का लगातार उपभोग करता है या उसके पास किसी वस्तु के विद्यमान स्टॉक में जब वृद्धि होती है तो उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता निरंतर घटती जाती है। एक सीमा पर पहुंचने पर वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्णतः संतुष्ट हो चुकी है। इसको पूर्ण संतुष्टि का बिंदु या उपभोक्ता का साम्य बिंदु कहते हैं।
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उपभोक्ता का साम्य उपभोग के उस स्तर पर स्थापित होता है जहां वस्तु की प्रति इकाई कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के समान हो जाती है। नियम का आधार। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दो मान्यताओं पर आधारित है। पहला, किसी विशेष आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। व्यक्ति की आवश्यकता अनंत होती है और उसकी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना भी संभव नहीं होता, लेकिन किसी विशिष्ट आवश्यकता को अवश्य संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरा, आवश्यकता की तीव्रता। किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग करने पर आवश्यकता की तीव्रता में कमी होती जाती है। एक गिलास पानी पीने के पश्चात किसी उपभोक्ता के लिए दूसरे गिलास पानी की आवश्यकता उतनी तीव्र नहीं रहती। उपभोक्ता। हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए अनेक वस्तु एवं सेवाएं खरीदते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग करना उपभोग कहलाता है तथा आर्थिक कर्ता जो वस्तुएं व सेवाएं खरीदता है उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी प्रदान की जा सकती है जब उसकी वास्तविक क्रय प्रेरणाओं, क्रय इच्छाओं, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों आदि को समझ लिया जाए। ग्राहक दृष्टिकोण, उसकी प्राथमिकता, उसकी चिंतन प्रणाली, मूल्य व अभिरुचियों को समझे बिना उसके द्वारा वस्तु खरीदने के निर्णय में सहायक नहीं हुआ जा सकता। अतः उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करना प्रत्येक व्यवसायी का प्राथमिक कार्य ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। उपभोक्ता व्यवहार में व्यक्तियों, समूहों या संगठनों का अध्ययन किया जाता है। यह इस तरह की भावनाओं, व्यवहार खरीदने को कैसे प्रभावित किया जाए के रूप में खरीदारों, दोनों व्यक्तिगत और समूहों में निर्णय करने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रयास करता है। यह भी सामान्य तौर पर परिवार, दोस्तों, खेल, संदर्भ समूहों और समाज के रूप में समूहों के उपभोक्ता पर प्रभाव का आकलन करने के लिए कोशिश करता है। आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस में कोताही, हर जगह ठगी, कम नापतोल इत्यादि संकटों से घिरा है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून हैं जिनके कारण ग्राहक आज सरकार पर निर्भर हो गया है। जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले, मिलावटखोर इत्यादि, उन्हें बहुधा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ग्राहक क्योंकि संगठित नहीं है इसलिए हर जगह ठगा जाता है। ग्राहक आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। ग्राहक को जागना होगा व अपना संरक्षण करना होगा। उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ। उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय उपभोक्ता की उन क्रय आदतों, प्रवृत्तियों, मूल्य, अभिरुचियों और व्यवहार से लगाया जाता है जिनसे प्रेरित होकर वह किसी वस्तु को क्रय करने का निर्णय करता है। उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय वास्तविक रूप से उपभोक्ता के क्रय निर्णय की प्रक्रिया से है, जिसके अंतर्गत ऐसे क्रय अभिप्रेरण, प्रवृत्तियों एवं घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है जो उसके क्रय संबंधी निर्णय को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन एवं क्रय संबंधी व्यवहार का अध्ययन करने वाले व्यवसायी को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए। उपभोक्ता कौन है, यानी उपभोक्ता दैनिक है या आकस्मिक? उपभोक्ता क्या क्रय करना चाहता है? वस्तु की पहचान। उपभोक्ता क्यों क्रय करना चाहता है? उद्देश्य। उपभोक्ता कब क्रय करना चाहता है? समय। उपभोक्ता कहां से क्रय करना चाहता है, यानी स्थान। उपभोक्ता किस प्रकार क्रय करना चाहता है, यानी किस माध्यम से। उपभोक्ता व्यवहार की विशेषताएं। पहला, उपभोक्ता व्यवहार विपणन विषय का एक नया क्षेत्र है। दूसरा, उपभोक्ता व्यवहार में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन चिंतन के आधार पर होता है। तीसरा, उपभोक्ता व्यवहार पर अध्ययन करने वाले कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन भी
आवश्यक है, जैसे मानवशास्त्र, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र। चौथा, उपभोक्ता का व्यवहार उपभोक्ता की क्रियाओं, रुचियों तथा आदतों द्वारा संचालित होता है। पांचवा, उपभोक्ता व्यवहार मन प्रक्रिया से अधिक संबंधित है। उत्पादन के सिद्धांत। उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत अर्थशास्त्र के कुछ मौलिक सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। इस सिद्धांत की व्याख्या के संदर्भ में किसी उत्पादक या फर्म के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि किसी भी वस्तु की कितनी संख्या का उत्पादन किया जाए और उसके उत्पादन के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता है, कितनी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है और कितने श्रम की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों और उनके रख रखाव पर खर्च की जाने वाली पूंजी को भी जोड़ा जाता है। व्यापार फर्म का अर्थ कोई भी आर्थिक इकाई जो किसी वस्तु या अनेक वस्तुओं के उत्पादन में संलिप्त रहती है, उसे व्यापारिक फर्म कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक स्रोत, उत्पादन के कारक आदि तथ्य वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन में शामिल रहते हैं और लाभ की स्थिति पैदा करते हैं। उत्पादन और लागत की सापेक्षता। एक व्यावसायिक फर्म विभिन्न आर्थिक संसाधनों को खरीदता है, जिसे इनपुट कहा जाता है, जबकि वह जब उन्हें बेचता है तो उसे उस फर्म के आउटपुट कहा जाता है। उत्पादन के कारक जो कि किसी व्यावसायिक फर्म के द्वारा किसी वस्तु या सेवा के उत्पादनकारी कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं, कच्चा अर्थात इनपुट कहे जाते हैं। कोई भी फर्म इन इनपुटों के लिए पूंजी इस्तेमाल करती है। इनपुट किसी भी वस्तु के लिए मूल्य पैदा करते हैं और अंततः आउटपुट को उत्पन्न करते हैं। रिटर्न ह्रासमान का कानूनी अर्थ। अर्थशास्त्र में एक अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता है कि उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए श्रमिकों की संख्या को बढ़ा दिया जाए और उदाहरण के लिए मशीनों और काम के स्थानों को स्थिर रखा जाए, तो एक तरफ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाएगा और प्रति वस्तु उत्पादन का खर्च भी कम आएगा। यदि आउटपुट में जैसे ही बढ़ोतरी होती है तो कार्यबल की सीमांत उत्पादकता कम होती है। रिटर्न ह्रासमान का मतलब यह नहीं कि नकारात्मक रिटर्न है, जब तक कि श्रमिकों की संख्या उपलब्ध मशीनों से अधिक है। उत्पादन के कारक किसी एक वस्तु या वस्तुओं या सेवा के उत्पादन हेतु जरूरी संसाधन भूमि, श्रम, पूंजी होते हैं। इन्हें जरूरी इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। श्रम से यहाँ आशय है कि किसी एक कंपनी में किसी वस्तु के उत्पादन हेतु मजदूरों और कामगारों की जरूरत से है। ये कामगार वर्ग वस्तुओं के उत्पादन में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं और किसी कंपनी के लाभ में अपनी सहभागिता निभाते हैं। किसी भी कंपनी में कोई उद्योगपति किसी वस्तु के उत्पादन में यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से तो भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन वह उन वस्तुओं के उत्पादन को संभव बनाने के लिए जरूरी संसाधनों को मुहैया कराता है, साथ ही कंपनी को लाभकारी स्थिति में पहुंचाने में मदद करता है। राजस्व। राजस्व प्राप्तियां सभी स्रोतों से प्राप्त वर्तमान आय होती हैं, जैसे कर, सरकारी उपक्रमों का लाभ, अनुदान आदि। राजस्व प्राप्तियां सरकार पर ना तो कोई देनदारी उत्पन्न करती हैं और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती हैं। दूसरी तरफ पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो देनदारी उत्पन्न होती है अथवा सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। उदाहरणार्थ ऋणों की वसूली तथा विनिवेश आदि। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति द्वारा वित्त पोषण एवं सरकार द्वारा वित्त पोषण में समानता होती है। सामान्यतः एक व्यक्ति अपने चालू व्यय की वित्त पूर्ति अपनी चालू आय से करता है। जब उसकी चालू आय उसके चालू व्यय के लिए पर्याप्त नहीं होती तो उसे ऋण लेना पड़ता है। इसी प्रकार सरकार के पास अपने व्यय की वित्त पूर्ति के दो स्रोत हैं, चालू आय अथवा राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। जब राजस्व प्राप्तियां चालू व्यय से कम पड़ती हैं तब सरकार ऋण लेती है। किसी व्यक्ति द्वारा वित्तीयन
एवं सरकार द्वारा वित्तीयन के मध्य अंतर यह है कि व्यक्ति पहले अपनी चालू आय का अनुमान लगाता है और फिर अपने व्यय को योजना का रूप देता है, जबकि सरकार अपने व्यय की योजना पहले बनाती है और फिर अपने वित्तीयन के स्रोतों का पता लगाती है। राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां सरकार की चालू आय होती हैं, जिनसे ना तो देनदारी उत्पन्न होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। इन प्राप्तियों को कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में वर्गीकृत किया जाता है। कर राजस्व। कर जनता और फर्मों द्वारा देश की सरकार को बदले में बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के किए जाने वाला वैधानिक तथा अनिवार्य भुगतान होता है। सरकार जनता पर कर लगाती है। सरकार विभिन्न करों जैसे आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद कर, आयात कर आदि के द्वारा राजस्व वसूलती है। परंपरागत रूप से करों द्वारा प्राप्त राजस्व सरकार की आय का सर्वप्रमुख स्रोत है। आय कर उन लोगों पर लगाया जाता है जो आय अर्जित करते हैं, जैसे मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज तथा लाभ। बिक्री कर वह कर होता है जो वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। जब भी हम किसी वस्तु का क्रय करते हैं, हमारे भुगतान का एक भाग बिक्री कर के रूप में सरकार के पास जाता है। सेवा कर वह कर है जिसका हम सेवा का उपयोग करते हैं हुए भुगतान करते हैं, जैसे दूरभाष सेवा। उत्पाद कर वस्तुओं के उत्पादन करने में निर्माता के द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर है। आयात निर्यात कर का भुगतान तब किया जाता है जब हम किसी वस्तु का आयात अथवा निर्यात करते हैं। सभी कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण आय कर, व्यक्तियों की आय पर कर, निगम कर, निगमों के लाभ पर कर, संपत्ति कर, व्यक्तियों की संपत्ति पर कर, उपहार कर, दिए जाने वाले उपहार पर कर। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण मूल्य वृद्धि कर, उत्पाद कर, कारखानों में उत्पादित वस्तुओं पर कर, आयात निर्यात कर, आयात तथा निर्यातों पर कर, सेवा कर, उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर कर। गैर कर राजस्व कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से सरकार को प्राप्त होने वाली आय गैर कर राजस्व होती है। भारत में केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। व्यापारिक राजस्व, यह सरकार को जनता को प्रदत्त वस्तुओं व सेवाओं की कीमत के रूप में प्राप्त होती है, जैसे लोगों द्वारा विद्युत, रेल डाक टिकट, चुंगी आदि की सेवाओं के लिए भुगतान। प्रशासनिक राजस्व, यह सरकार की प्रशासनिक सेवाओं से उत्पन्न होता है। ये निम्नलिखित है: पासपोर्ट फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फीस, शिक्षा शुल्क, कोर्ट फीस, सरकारी अस्पताल की फीस आदि के रूप में फीस। जुर्माना और दंड, सरकार द्वारा कानून तोड़ने वालों से नियमों तथा अधिनियमों का पालन नहीं करने के लिए वसूल किए जाने वाला जुर्माना। लाइसेंस तथा परमिट फीस। राजगमन वह आय जो सरकार को उस संपत्ति पर अधिकार लेने से मिलती है जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ, ऋणों की वसूली, विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री। लागत नियम, लागत सिद्धांत सीधे रूप में उत्पादन सिद्धांत से संबंधित है। ये अक्सर एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी मात्रा में संसाधनों की जरूरत होगी। इसके अलावा किसी वस्तु के उत्पादन से कितनी मात्रा में लाभ प्राप्त किया जा सकता है और उसकी उत्पादन के दौरान कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। इस संदर्भ में हमें एक चीज यह भी जान लेनी चाहिए कि किसी वस्तु के उत्पादन और उसकी कीमत को उसके प्रबंधक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। साथ ही किसी वस्तु को कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाए और उत्पादित वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा जाए। लागत विश्लेषण आधुनिक व्यवसाय की जीवन रेखा है। किसी भी व्यावसायिक संगठन की सफलता के लिए इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः लागत के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। कोई उत्पादक उत्पादन के साधनों को संगठित करके किसी वस्तु की पूर्ति या उत्पादन कर सकता है। इसका अर्थ है कि उत्पादक को कीमत चुकाकर भूमि, श्रम, पूंजी आदि को खरीदना अथवा किराए पर लेना पड़ेगा।
अतः वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए फर्म अथवा उत्पादक को कुछ व्यय करना चाहिए और इस प्रकार शामिल व्यय ही उत्पादन की लागत कहलाता है। लागत को किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों को खरीदने अथवा किराए पर लेने में एक फर्म अथवा उत्पादक द्वारा किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि सब जानते हैं, उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम है। उत्पादन प्रक्रिया में वस्तु का उत्पादन करने के लिए उद्यमी भूमि, श्रम, पूंजी और कच्चे माल को एकजुट करता है। उत्पादक के रूप में उसे भूमि के लिए लगान, श्रम को मजदूरी तथा पूंजी प्राप्त करने के लिए ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। उत्पादक को उसकी स्वयं की सेवाओं के लिए भी प्रतिफल मिलना चाहिए, जिसे सामान्य लाभ कहते हैं। मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ उत्पादन की साधन लागतें कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त उत्पादक कच्चे माल, बिजली, जल, पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों पर मूल्य ह्रास तथा अप्रत्यक्ष कर आदि पर भी व्यय करता है। उत्पादक कुछ ऐसे साधनों की सेवाओं का भी प्रयोग करता है जिनकी पूर्ति उसके स्वयं के द्वारा की जाती है। ऐसी आगतों का आरोपित मूल्य भी लागत का एक भाग होता है। सामान्यतः उत्पादन की लागत में किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए मौद्रिक व्यय को शामिल किया जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें तो ज्ञात होगा कि वस्तु के उत्पादन में केवल मौद्रिक लागत ही शामिल नहीं होती। स्पष्ट है कि वस्तु की उत्पादन लागत में केवल मौद्रिक व्यय ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रकार की लागतें शामिल होती हैं। व्यय कुल लागत का केवल एक भाग है। लागत की अवधारणा के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणा को जानना होगा, जो इस प्रकार है। मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत, वृद्धिमान तथा निमग्न, निजी, बाह्य एवं सामाजिक लागत। मौद्रिक लागत, उत्पादन लागत को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे मौद्रिक लागत कहते हैं। सामान्य रूप से उत्पादक उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को पारिश्रमिक, पारितोषिक अथवा भुगतान मुद्रा के रूप में करता है। जिस प्रकार श्रम की मजदूरी, भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, कच्चे माल की कीमत, यातायात व्यय आदि का भुगतान मुद्रा के रूप में किया जाता है। वास्तविक लागत, वास्तविक लागत से अभिप्राय उन सभी कष्ट, त्याग तथा प्रयत्नों से होता है जो उत्पादक को किसी वस्तु के उत्पादन करते समय उठाने पड़ते हैं। कुछ कार्य घृणास्पद, रुचिहीन, कष्टप्रद और श्रम साध्य होते हैं। इनमें अधिक वास्तविक त्याग करना होता है। अतः वास्तविक लागत में विभिन्न प्रकार के मजदूरों के मानसिक और शारीरिक प्रयत्नों तथा पूंजी संचय के समय किए गए त्याग और कष्ट को विशेष रूप से शामिल किया जाता है। अवसर लागत, इस लागत को हस्तांतरण आय, वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत आदि नामों से पुकारा जाता है। उत्पादन के प्रत्येक साधन की पूर्ति सीमित होती है, इसलिए उसे भी प्रयोगों में पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। समाज की दृष्टि से उसको किसी एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है उनको अन्य उद्देश्यों में प्रयोग करने के अवसर का त्याग करना पड़ेगा। अवसर लागत का निर्णय लेने की क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तविकता तो यह है कि निर्णय लेने की अवसर लागत ही एकमात्र उपयुक्त लागत है। एक निर्णय की अवसर लागत का अर्थ उस निर्णय के लिए त्याग किए गए विकल्पों से है। यदि कोई त्याग नहीं किया जाए तो कोई लागत भी नहीं होगी। वृद्धिमान लागत तथा निमग्न लागत, वृद्धिमान लागत किसी व्यावसायिक क्रिया के स्तर या प्रकृति में परिवर्तन के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत को प्रकट करती है। किसी निर्णय के परिणाम स्वरूप कुल लागतों में होने वाली वृद्धि को वृद्धिमान लागत कहते हैं। वह लागत जिस पर किसी व्यावसायिक क्रिया के स्तर और प्रकृति में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे निमग्न लागत कहते हैं। व्यवसाय क्रियाओं के स्तर में परिवर्तन होने पर भी इस लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता। पिछले खर्चों का परिशोधन जैसे घिसावट व्यय निमग्न लागत का एक अच्छा उदाहरण है। निजी, बाह्य एवं सामाजिक लागत, कई परिस्थितियों में एक फर्म द्वारा व्यय की गई लागत एवं समस्त समाज द्वारा व्यय की गई लागत में भिन्नता होती है। समाज की वास्तविक लागत में सभी प्रकार की लागत को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें इस बात से सरोकार नहीं होना चाहिए कि लागत का भुगतान किसने किया है। इस प्रकार निजी लागत एवं बाह्य लागत के जोड़ को ही सामाजिक लागत कहते हैं। सारांश,
कुल मिलाकर कहें तो यह सभी उपादान किसी भी व्यापार की सफलता के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझे बिना उपभोक्ता के व्यवहार को समझना मुश्किल है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। इसलिए उत्पाद की प्रतिपूर्ति करते समय इस पर ध्यान देना आवश्यक है। लागत नियम को समझना आधुनिक व्यवसाय की जीवन रेखा है, अतः लागत के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। उत्पादन के सिद्धांत का अर्थ है कि उसके लिए कितने संसाधनों की जरूरत होगी, इसका सही आकलन किया जाए। इसके बाद उत्पादन और लागत की सापेक्षता पर ध्यान देना होगा और राजस्व तो सभी स्रोतों से प्राप्त वर्तमान आय होती है, जैसे कर, सरकारी उपक्रमों का लाभ, अनुदान आदि। लागत सिद्धांत सीधे रूप में उत्पादन सिद्धांत से संबंधित होता है। आज के व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझना, उपभोक्ता का व्यवहार एवं उसकी विशेषताएं, उत्पादन के सिद्धांत, उत्पादन और लागत की सापेक्षता को समझना, रिटर्न ह्रासमान के कानूनी अर्थ, उत्पादन के कारक, राजस्व क्या होता है, लागत से संबंधित प्रमुख अवधारणा। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।